कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन लोगों को लगता है कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई आप अंधेरे में हो, अंधकार में जी रहे हो, बोध हो। ये सारे पेपर जो एसएससी करवाती है, ये सारे पेपर आपके लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने आपके लिए खाना खाना। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो जी नहीं पाओगे। उसी प्रकार से अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करते तो समझ लो आप झूठी तैयारी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर को ढंग से करो, अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो, सारे क्वेश्चन करो। उसके बाद अगर आपका मैथ्स में 50 में 50 ना है तो कहना आप सिली मिस्टेक कर दो, तब नहीं। लेकिन अगर आप थोड़े से वहाँ पे मतलब सिंसियर होके पेपर देते हो, आराम से 50 में 50 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। देखो, आपको अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो आप सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर निकालना है तो x प्लस 1/x निकालने के लिए जाओगे। यानी यहाँ से आपका हो गया एक्स स्क्वायर, एक मिनट पेन बहुत मोटी है, देखो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3√2x, 3√2x। अगर हम x से दोनों पक्ष को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√2। और अगर आपको पता हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k हो, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, k³ माइनस 3k। यानी 3√2 का क्यूब, यानी 27 दूना 54√2 माइनस 3k, यानी कि 3 × 3√2 9√2। घटाएंगे 54 में से 9 घटेगा 45√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, क्योंकि एक ही मोटिवेशन है मेरे पास, जो आप लाइक करते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो सुनहरे सुनहरे। कहा गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दिया गया, a प्लस b प्लस c दिया गया, आपसे ab प्लस bc प्लस ca पूछा गया। देखो, आपको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला पता है, वो क्या होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला होता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये फार्मूला मैंने नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, इसका मतलब आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अदरवाइज ये फार्मूले मैंने कई बार यूज किए। आपको पता होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। अब a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी। और ऑलरेडी माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो -2 और -1 यानी -3 टाइम्स ऑफ बन जाएगा। अब जो वैल्यू पता है वो रख दो, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 टाइम्स ऑफ जो निकालना है हम उसको m मान लेते हैं, यानी 3m इज इक्वल टू 250। ये कट्टा ये कट्टा, 25 को इधर ले आएंगे, यानी 100 माइनस 25 75 इज इक्वल टू 3m, यानी m इज इक्वल टू 25 आ गया। और m हमने माना किसको था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, तो आपका आंसर आ गया 25। ठीक है, कहा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 नहीं हो सकता और 90 नहीं हो सकता, इसके बीच में होगा, तो आपसे पूछा गया कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्नों को आप अब जैसे 0 90 रख नहीं सकते तो 30 45 60 रख के चेक कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और ट्रिगो में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ यही आप करिए, आप दूसरे आप सेक tan को चेंज करके कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, -2 को आगे ले लो, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2।
कट गया। सेक स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। सेक थीटा √2 कब होता है, जब थीटा बराबर 30 अंश होता है और थीटा बराबर 45 अंश होता है। थीटा बराबर 45 अंश होता है, क्योंकि थीटा 30 हो गया तो सेक थीटा 2 हो जाएगा। अब थीटा 45, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 प्लस, अगर सेक थीटा √2 है तो कॉस थीटा 1/√2 होगा, अपॉन √2 माइनस 1/√2, इसी की वैल्यू निकालनी है। आप देखो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो आपका बन जाएगा 2 + √2, क्या बन जाएगा, सॉरी हमने क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 + 1, अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1, यानी कि 2 × 1 = 3/1, यानी आपका आंसर हो गया 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एसएससी ने पूछा है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ऐसा प्रश्न तो हम कह सकते हैं सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3960 एंड 4356 रुपीज़। आपको ये नहीं दिया गया 2 सालों का, दूसरे साल का और तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया, 3960 और 4356। तो कहा गया व्हाट सम इज द अमाउंट ऑफ सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2.5 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो कहा गया कि दूसरे साल का ब्याज 3960 है, सेकेंड ईयर के लिए जो ब्याज होगा वो 3960 है, और तीसरे साल के लिए जो ब्याज है वो कितना है, 4356 है। एक चीज़ बताओ, दूसरे साल से तीसरे साल का ब्याज ज़्यादा क्यों होगा? आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल का अगर ब्याज की बात करें और तीसरे साल की ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे अनंत सालों का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट मतलब सेम रखा जाता तो ब्याज भी सेम होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज ना सेम होने का कारण क्या है? आप कहेंगे इससे कितना ज़्यादा है ये, अगर आप घटाएंगे तो 396 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे साल में 3960 इतना तो मिला ही मिला होगा, साथ में इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी और जो रुपया बढ़ के आया होगा वो भी मिला होगा। यानी 3960 मिलने के साथ साथ इस पे R% ब्याज मिला होगा, यानी ये रुपया, और फिर हमारा 4356 हो गया। 3960 पे R% रुपया मतलब R% इंटरेस्ट लगी तो 396 रुपये ब्याज मिला। यानी कि कितना परसेंट है 396 3960 का? आप कहेंगे 10%। यानी आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। अब देखिए आपको पता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई और दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3960। आप एक चीज़ बताइए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बात करें पहले साल के लिए 10% होता है, दूसरे साल के लिए 10%, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10% होता, लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस 10 पहले साल वाले ब्याज पे भी 10% इंटरेस्ट लगेगा और 10% का 10% हो जाएगा 1%, यानी दूसरे साल हमें कुल ब्याज कितना मिलेगा 11%, और यही 11% तो दिया गया 3960। यानी आपका जो राशि है उसका 11% 3960 है, 11% 3960 तो 1% बराबर 360, यानी हमारी राशि प्रिंसिपल P बराबर हो गई 100%, नहीं 360 के बाद 20। ये हो गई हमारी नेट अमाउंट। अब आपसे पूछा जो गया उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 2 चीज़ें पता चल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई और प्रिंसिपल पता चल गया। अब आपसे कहा गया 2.5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बता दो सीधे सीधे, आपको पता चल गया 36,000 नेट अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया 2.5 साल का, तो आप A = P × 1 + R/100 का पावर n भी लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि 10% देखो, अगर 2.5 साल की बात करें तो 10% और अगले आधे साल के लिए 5% लगेगा। अब सक्सेसिव लगा दो, 10% का सक्सेसिव 21%, और 21% और 5% का 21 × 5 = 26, और प्लस 21 × 5 105/100, यानी कि 1.05, यानी आपको मिलने वाला है 27.05% ब्याज। और आपसे पूछा गया नेट अमाउंट, तो 27.05% ब्याज मिला और 100% ऑलरेडी थी, यानी 127.05% मिलेगा किसका, 36,000 का, यानी 127.05 × 360 कर दो तो आपका आ जाएगा 45,738। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आपको पता था प्रिंसिपल 36,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी पहले साल 11/10 अमाउंट हो जाएगा, अगले साल फिर इसका 11/10 हो जाएगा, और फिर आधे सालों में 21/20 हो जाएगा। 1 2 3, 2 से काटते 1 2 3 कट के ये 18 हो जाता है, यानी आपको दिया गया 18 गुणे 121 गुणे 21। अब आप यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 8 एकम 8 एकम 8, यानी यूनिट डिजिट एक ही का 18 था, तो आपका आंसर आ जाता। तो जैसे करना चाहते कर सकते थे। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया 5 अंकों की संख्या 4 5 7 XY ये डिविजिबल है 3 7 11 से, ठीक है। तो आपसे कहा गया 2x + 5y की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोई संख्या अगर 3 7 11 से डिविजिबल है तो इसके कहने का मतलब क्या होता है, वो 231 से डिविजिबल हो गई, और अगर 231 से डिविजिबल हो गए तो सीधे लगा लो। आपको क्या करना है, अगर ऐसा दिया जाए 3 7 11 से कोई संख्या डिविजिबल है, बेसिकली ये रूल होता है 7 और 11 के लिए ही कि 7 और 11 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, आप कहेंगे लास्ट के 3 अंक लिखो 7XY, इसमें से शुरू के अंक घटा दो, यानी कि 45 घटा दो। आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। अब चूंकि यहाँ पे आगे वाले का पेयर ही 3 का बन नहीं पा रहा है, पेयर मतलब 3 3 का ग्रुप बनाओ। अब यहाँ पे 45 बन रहा है। अब 7XY में से 45 घटाएंगे तो कोई ऐसी संख्या आएगी जो 77 के टेबल की होगी, 77 के टेबल की होगी, क्योंकि 77 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आप कोई संख्या दी जाए, मान लो दी गई 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या 77 से कब डिविजिबल होगी, जब पीछे की 3 डिजिट में से आगे की 3 डिजिट से बनी संख्या घटाएंगे, यानी 123, और जो संख्या आएगी वो अगर 77 से कट रही है तो हमारी संख्या ये वाली 77 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, ठीक है। तो वही रूल हमने लगाया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं किया। अब आप देखो एक चीज़ बताओ, 77 के टेबल की ऐसी संख्या बताओ जो 7XY के आसपास हो। तो 77 गुणे 10 करोगे तो 770 हो जाएगा, और 770 ये बन नहीं सकता, क्योंकि 770 किसी संख्या यानी कि हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं एक्स और वाई की, 9 9, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेने पे भी ये 770 नहीं बन पाएगा, यानी हम 770 तो कह नहीं सकते। यानी 77 को 9 से गुणा करो तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 6 69, यानी 7XY - 45 693 आएगा, क्योंकि ये 77 से डिविजिबल है। यानी कि हमारी एक्स, अगर 7XY कोई संख्या उसमें से 45 घटाने पे 693 आता है, यानी किसी संख्या में से 45 घटाने पे 693 आता है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 738, यानी एक्स 7XY ना होकर 738 है। बस काम खत्म हो गया, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू हो गई 8। तो आपसे पूछा क्या गया 2x यानी 2 3 6 प्लस 5y यानी कि 40, तो 40 6 46, आपका आंसर हो गया 46। समझ आ गया ना। अगर आपने CGL और CHSL CPO तीनों अगर आपने देखा होगा तो तीनों में ये प्रश्न पूछा गया, और हूबहू प्रश्न आपके डिट्टो प्रश्न एकदम पूछ लिया गया फेज 8 में, ठीक है। तो सब में पूछे जाएंगे, जितना मैथ्स SSC पेपर लेगी जितने में मैथ्स पूछा जाएगा सारे में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है, पहले नहीं पूछे जाते थे। कहा गया साइड BC ऑफ ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D। एक ट्राइंगल है ABC, ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, ये A है, ये B है, ये C है। कहा गया BC को बढ़ाया जाता है D तक, बढ़ा दिया हमने। कहा गया ABC का बाइसेक्टर और ACD का बाइसेक्टर E पे मिलते हैं, ये बाइसेक्टर्स जो हैं वो E पे मिलते हैं। BEC बराबर दिया गया आपको 24 अंश। AB बराबर AC, AB बराबर AC कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। AB बराबर AC दिया गया, यानी कि AB के सामने का कोण और AC के सामने का कोण बराबर हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि ABC की वैल्यू बतानी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बता दूं कि अगर किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और दूसरे एंगल का यानी सेम एंगल का, ये जो बेस पे इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलता है, तो जो ये कोण बनता है यानी कोण BEC ये बराबर होता है एंगल A/2। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल A बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BEC, यानी ये हो गया 24 का दूना 48। और आपको एक चीज़ और पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, यानी 2 थीटा बराबर, यानी 2 थीटा प्लस 48 180, यानी 2 थीटा 132, यानी थीटा बराबर आपका हो जाएगा 66 अंश। यही आपसे पूछा गया था। ये प्रश्न देखो, कहा गया 8x पावर 6
-6√6 y⁴ बराबर 2x² + ay² डॉट 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 दिस वन। आपको a² - b² + c² की वैल्यू निकालनी। अब देखो मैं 6 इतनी बार कह रहा था कि मैथिली याद आ रही थी, मैथिली लग रहा है बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो 8x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² और माइनस 6√6 y⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, √6y²⁴। अब देखिए a³ - b³, a³ - b³ क्या होता है, a यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा a - b यानी 2x² -√6y² इंटू ब्रेकेट में a² यानी 2x² का स्क्वायर यानी 4x⁴ माइनस, अच्छा चूंकि a³ - b³ है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी प्लस a इंटू बी, क्योंकि आपको पता होगा a³ - b³ क्या होता है, a - b ब्रेकेट में a² प्लस ab यानी कि 2x² इंटू √6y² यानी 2√6x² और प्लस b² यानी √6y² यानी कि √6y² का स्क्वायर यानी 6y⁴। अब तुलना कर दो आप सीधे सीधे, आपको दिख रहा होगा 2x² की जगह पे 2x² लिखा है, यहाँ पे y² का गुणांक a है, यहाँ पे -√6 है, यानी a बराबर हो गया आपका -√6, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे x² y² के गुणांक की तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, b बराबर मिल जाएगा 2√6, ठीक है। और अगर y⁴ के गुणांक की तुलना करोगे तो आपको मिल जाएगा c बराबर 6। आपसे पूछा गया ब्रैकेट में a² यानी कि 6 -b² यानी कि 24 प्लस c² यानी कि 36। 36 6 42 में से 24 घटेगा 18 आंसर आ जाएगा। कहा गया इस ग्राफ को पढ़ना है, जो टेबल दिया गया, ग्राफ नहीं टेबल जो दिया गया इसको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। पहले प्रश्न को देखिएगा कि मतलब जो ये प्रश्न में दिया गया है डाटा ये कह क्या रहा है। कहा गया एनुअल कंजम्पशन ऑफ टी इन 5 स्टेट्स ABCDE अक्रॉस 6 ईयर्स 2014 to 2019। आपको 6 मतलब सालों का 2014 से लेकर 2019 तक ABCDE 5 स्टेट का कंजम्पशन दिखाया गया चाय का। कहा गया कंजम्पशन ऑफ टी इन विच स्टेट एंड ईयर इज क्लोजेस्ट टू 1.1 टाइम्स द एवरेज कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट E ओवर 6 ईयर्स। कहा गया ई का 6 सालों में जो एवरेज कंजम्पशन है उसका 1.1 गुना किस साल में टी का प्रोडक्ट मतलब टी का कंजम्पशन है। पहले आप निकालो ई का 6 सालों में जो एवरेज है वो कितना है। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ोगे, 7 2 9 3 12 5 17 7 24 के 4 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15 8 23 के 3 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 834 ये कुल हो गया। 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 6 का नम 6 और ये आपका हो जाएगा 2 23 6 3 18 6 9 54 यानी 139 ई का एवरेज आ गया। इन्हीं को जोड़ के इसको जोड़ के और मतलब इसका एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देते। अब जो आया इसको 1.1 से गुणा करना है। 1.1 से गुणा करो 11 9 99 हासिल लाइन 9 11 3 33 9 42 हासिल लाइन 4 11 1 9 11 4 15 एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे यानी आपका 153 के आसपास होना चाहिए। तो आप देखिए 153 कहाँ पे मिल रहा है आंकड़ा, 153 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर ए का 2019 में देख पा रहे होंगे कंजम्पशन तो 153 है। यही पूछा गया था कि किस साल में किस स्टेट का जो कंजम्पशन था वो इसके अप्रॉक्स बराबर था। कहा गया कि 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, यानी M1 D1 H1 दिया गया। कितने आदमी, 30 आदमी कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं, 6 घंटे। कहा गया हाउ मेनी डेज विल 28 पर्सन्स यानी M2 कितना दिया गया 28, D2 कितना दिया गया हमें नहीं पता, यही निकालना है, ठीक है। और H2 दिया गया कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए काम 2 गुना करना है यानी W1 कितना था 1 था और W2 2 गुना यानी कि 2 है, ठीक है। बस आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, M1 D1 H1 अपॉन W1 यानी 30 × 28 × 6/1 बराबर 28 × स्टार × 9/2 M2 D2 H2/2। अब आप 28 से 28 कट गया,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से ये कट गया 10 आ गया, 10 गुणे 2 यानी कि 40 आ गया, यानी कि दिन कितने आ गए 40। कहा गया ए इज 48% मोर देन बी। देखो ए बी और सी के बारे में दिया गया। ए जो है वो 48% ज़्यादा है बी से, यानी बी अगर 100 है तो ए 48% ज़्यादा यानी 148 है। कहा गया सी जो है वो 60% मोर देन ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, यानी सी जो है वो 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा कहने का मतलब 8/5 है। किससे? 2 गुने से। किसके? ए और बी के डिफरेंस के। ए और बी के डिफरेंस के 2 गुने से, यानी ए और बी का डिफरेंस 48 का 2 गुना 96, 96 का 8/5 है। सी की वैल्यू दी गई। तो आपसे कहा गया बाई व्हाट परसेंट इज सी मोर देन ए, यानी कि सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, ये निकालना है। अब देखो सी अगर निकालना है ए से कितना ज़्यादा है, सी आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। तो आप कहोगे ये 19.2 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 यानी 153.6 आपका ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया 148 से 153.6 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 5.6 ज़्यादा है। प्रतिशत में निकालने के लिए 148 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, यानी 560 में आप 148 से डिवाइड करिए, या आप कह सकते हैं 4 से कटेगा, 4 तिया 37 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 25 चौको 100, ये 14, 140 हो गया। अब 140 को 37 से डिवाइड करना है, 37 से डिवाइड करेंगे, 37 तिया 111, ये आपका आ जाएगा 29, 290, 37 अट्ठे 1 मिनट हम सही कर रहे हैं, 8 7 56, 8 24 5 29, यानी लगभग 3.8% के आसपास आ जाएगा। ठीक है। कहा गया टोटल कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट सी इन 2015 to 17, यानी सी का 15 से लेकर 17 तक, यानी ये वाला डाटा। ठीक है, ये वाला 1 मिनट यार, ये वाला। कहा गया इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन टोटल कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट ए बी एंड डी इन 2015, यानी 2015 में ए बी डी, यानी ए बी और डी का 2015 में ये और ये, इससे कहा गया कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखो अगर हम बात करें सी की 2015 से लेकर 17 तक, तो 150, 142, 198 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, 200, 350 और ये 490 हो जाएगा। ठीक है, 490 पूछा गया कितना ज़्यादा है ए बी डी का 2015 में। 122, 138 कितना हो गया, 260 और 40, 300, 1, 400, यानी 400 से 490 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 90। प्रतिशत में निकालेंगे, 4 से 90 में भाग करेंगे, 22 चौको 88, 2 बचेगा 0.5, यानी 22.5% हो जाएगा। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ये देखिएगा, ये त्रिभुज ए बी सी है। अच्छा ऐसे देखो, ये ए है, ये सी है, ये बी है, डी इसका मध्य बिंदु है, डी इसका मध्य बिंदु है। अब कहा गया एफ ए बी पे एक बिंदु इस प्रकार से है कि सी एफ जो है, 1 मिनट, हाँ ये सी एफ जो है, इसको देखिए, सी एफ जो है वो बाइसेक्ट करता है बी डी को ई पे, बी डी को ई पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग बराबर है। ठीक है, अगर ए एफ बराबर 18 है, ए एफ बराबर 18 है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ बी एफ की लंबाई निकालनी है। अब देखो आपको पता होगा कि अगर ये 1:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, पहले समझो। देखो अगर हम बात करें, एक रेखा है जो मीडियन के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, यानी एक रेखा सी एफ है जो बी डी मीडियन है, इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़ी वाली भुजा, मतलब जिस भुजा पे ये जाके गिरेगी, उसको 1:2 के अनुपात में डिवाइड करेगी। थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई ट्राइंगल है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, ये आपकी कोई मीडियन है, अगर मीडियन के मिड पॉइंट से इसको मिलाते जाएं, यानी ये मिड पॉइंट हो, यानी ये बराबर ये भाग हो, तो ये जो आपका अनुपात होगा ये किस अनुपात में डिवाइड करेगी, 1:2 के अनुपात में डिवाइड करेगी। अब 2 अनुपात बराबर 18 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9। यही आपसे पूछा गया था, समझ आ गया। कहा गया
द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। कहा गया कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर की हाइट 32 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर 36 सेंटीमीटर है। ये एक कोन के वॉल्यूम के बराबर है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और सेम बेस रेडियस। अच्छा, हाँ ठीक है, बेस रेडियस इसकी निकालनी पड़ेगी कोन की, और आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल पूछा गया। अब देखो, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई गुड़े रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस 18, इसका स्क्वायर गुड़े एच 32, ये बराबर कोन का वॉल्यूम पाई बटे 3, आर स्क्वायर नहीं पता, एच 24, पाई से पाई कट गया, 3 से 8 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर बड़े गुड़े 4, यानी आर बराबर हो गया 18 दूना 36। अब आर 36 है, एच 24 है, तो आप कहेंगे मेरे भाई ऐसे देखो, देखो अब आर 36 है, एच 24 है, तो आपका एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6, यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी आपका फिर क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 13 बचेगा। एल की वैल्यू हो गई 12√13। आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, आर ये है, एल ये है, तो आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल, गुणा कर दो, यानी ये हो गया 12 गुणे 36 432 √13 पाई, यही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहा गया द रेशियो ऑफ सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11, 1 एंड 120, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखो, अगर दोनों संख्याओं को हम a और b माने तो आपको दिया गया a प्लस बी अनुपात a माइनस बी अनुपात ए बी बराबर 11:1:120। अगर हम इन दोनों अनुपात को लें तो a प्लस बी, ए माइनस बी का अनुपात आपको जो दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो a बटे बी बराबर आ जाएगा 6/5। ठीक है, यानी a को हम 6x ले सकते हैं, b को 5x ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लेंगे, आपको पता है देखो a 6x हो गया, b 5x, तो ये 11x आ जाएगा, ऐसे ये अंतर x आ जाएगा और गुणनफल 120x आ जाएगा। अब देखो, आपको पता है इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 30x स्क्वायर बराबर दिया गया 120x, यानी ये कट गया, x बराबर आ गया 4। अब x बराबर 4 आ गया तो पूछा गया था कि इनके गुणनफल का मतलब इनके वर्गों का गुणनफल क्या होगा, तो वर्ग 36x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, 36 और 25 61x स्क्वायर, यानी कि हो गया 61 गुणे x स्क्वायर 16, 16 छक्के 96 और 16 और 976 आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर डिवाइजर ऑफ 30⁴। अब ऐसे प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछने चाहिए, लेकिन ये नल्ले पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे। देखो 30 के पावर 4, अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 4। पावर 4 30 के लगा है तो सबके पावर 4 अलग अलग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि आपको पता होगा ए बी के पावर होल पावर सी बराबर ए के पावर सी इंटू बी के पावर सी। यानी कि आपको एक संख्या दी गई 2 पावर 4, 3 पावर 4, 5 पावर 4 के प्रोडक्ट के रूप में आपसे पूछा गया कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट फैक्टर यानी अलग अलग फैक्टर। तो आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होता है, आप अगर जाके वीडियो देखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय कंपटीशन प्रिपरेशन सर्च करेंगे तो बहुत डिटेल में मैंने बताया। तो आप अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते तो सबके पावर में एक एक ऐड करो, गुणा कर दो, 4 1 5 4 1 5 4 1 5 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 125। कहा गया देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, 3 स्टूडेंट हैं एक समूह में। इफ द वेट ऑफ एनी 2 इज एडेड टू एवरेज वेट ऑफ अदर 2, द सम रिसीव्ड आर 48 kg, 52 kg एंड 59 kg, द एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज। कहा गया 3 स्टूडेंट हैं, आप मान लो तीनों का वजन ए बी और सी है। अब कहा गया और आपसे पूछा क्या गया एवरेज वेट, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ये पूछा गया, यानी आपको किसी भी तरह से ए प्लस बी प्लस सी निकालना। अब कहा गया देखो
पहले कहा गया कि 2 का एवरेज लिया जाए और तीसरे का वेट उस एवरेज में जोड़ दिया जाए, तो आपको कुछ इस प्रकार से 48, 52 और 59 मिलता है। यानी ए और बी का एवरेज लिया जाए, एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी, ये बराबर दिया गया 48, बी प्लस सी बाई 2 प्लस ए, ये दिया गया आपको 52, और ए प्लस सी बाई 2 प्लस बी, ये इज इक्वल टू आपको दिया गया 59 kg। ठीक है, अब आप क्या काम करिए, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, ये बराबर हो जाएगा 8 2 10 9 19, हासिल आई 1 4 1 5 5 10 और 5 15 159। यानी आपका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 159। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 159/2। अब 159/2 हो गया तो आपको ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 निकालना है, यानी 159/6 निकालना है। 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 53 आ जाएगा, 53 का आधा 26.5 हो जाएगा। देखो कितना बेसिक से कितने आसानी से हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कहा गया एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो वो मतलब उतना फ़ायदा कमाता है जितना अगर वो 750 में बेचे तो हानि हो उसके दोने के बराबर। यानी अगर CP हम x माने तो 1200 में बेचने पे हमें फ़ायदा कितने का होता है, 1200 माइनस एक्स का। और कहा गया ये जो फ़ायदा है वो वस्तु को 750 में बेचने पे नुकसान कितना होगा, x माइनस 750। इस नुकसान का 2 गुना है, इस नुकसान का 2 गुना है। ये जो फ़ायदा है ये इस नुकसान का 2 गुना है। इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x और x इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 1200 प्लस 1500 2700, यानी x बराबर हो गया 900। अब अगर x बराबर 900 हो गया, कहा गया इसी आर्टिकल को 925 रुपये 20 पैसे में बेचा जाए, यानी कि 25 रुपये 20 पैसे का फ़ायदा लिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज। आप कहेंगे 900 का 25 कितना परसेंट है, 9 दूनी 18 9 8 72, यानी 2.8% का प्रॉफिट हो जाएगा। कहा गया सुमन अपनी आय का 33 सही 1/3% बचाती है, यानी सुमन के बारे में क्या कहा गया कि वो अपनी इनकम का 33 सही 1/3% बचाती है। यानी अगर वो 300 कमाती है तो उसकी सेविंग जो है वो इसका 1/3, 33 सही 1/3%, इसका 1/3 होता है, यानी 100 रुपये। अब कहा गया उसकी इनकम x% बढ़ जाती है, x% बढ़ने का मतलब 3x बढ़ जाती है, यानी उसकी इनकम 300 प्लस 3x हो गई। ठीक है, कहा गया उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, यानी कि 300 ना हो के अभी कितना हो गया, अच्छा अभी पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था, अगर वो 300 कमा के 100 बचाती थी यानी पहले खर्चा करती थी 200, अभी 10% बढ़ गया, यानी अभी कितना हो गया खर्चा 220। तो कहा गया उसकी सेविंग 22% से इंक्रीज कर जाती है, यानी अभी उसकी सेविंग कितनी हो गई 122। 300 प्लस x कमाती है, 220 खर्च करती है और उसे 122 रुपये बच जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं 300 प्लस 3x माइनस 220 इज इक्वल टू 122। यानी आप अगर सॉल्व करें तो 3x बराबर आपका आ जाएगा, इसको घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 80, 80 इधर घटेगा तो ये 42 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। यही आपसे कहा गया था निकालने को। ठीक है, आपने कहा पहले वो 300 कमाती थी तो 1/3 बचाती थी, यानी 100 बचाती थी तो 200 खर्चा करती थी। ठीक है, अब कहा गया उसकी आय x% बढ़ जाती है, यानी अभी आय 300 प्लस x हो जाती है। और कहा गया उसका जो सेविंग है वो 10% बढ़ जाती है, यानी सेविंग 220 हो जाती है। खर्च 22% बढ़ जाता है, यानी खर्च कितना बढ़ता है 10% और सेविंग बढ़ती है 22%। तो आपने कहा जो इनकम बराबर होती है 220 प्लस 122, ऐसे करके सॉल्व कर लिया x की वैल्यू। कहा गया एक दुकानदार क्या काम करता है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% कमाता है। पहले इतने को सॉल्व करो। मार्केट प्राइस पे अगर 15% का डिस्काउंट देगा, यानी मार्केट प्राइस के 17/20 पे बेचेगा, और 12% कमाता है, यानी कि CP पे 12% कमाता है, यानी CP का 28/25 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ से काटोगे तो 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, यानी हम कह सकते हैं 85 मार्केट प्राइस बराबर 112 CP। यानी हमें कुछ मिल गया, क्या मिला कि CP हमारा कॉस्ट प्राइस है 85 और वस्तु का अंकित मूल्य है 112। अब देखिएगा, कहा गया कि भैया अगर
अंकित मूल्य क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। क्रय मूल्य है कितना 85, बढ़ कितना गया 10%, यानी अभी कितना हो जाएगा 93.5, और उसे सेम परसेंट का प्रॉफिट कमाना, यानी पहले कितना कमाता था 12%। 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 12% इसका निकालो, गुड़े 12/100 करो, यानी गुड़े 28/25 कर लो, सीधे देख लो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 28/25 करोगे, 25 से काटोगे तो कितना आ जाए, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 18.7 हो जाएगा। 5 हाँ 18.7 हो गया, यानी आपका कुछ विक्रय मूल्य इतना होगा। अब विक्रय मूल्य आपका आ गया 18.7 गुणे 28/5, और ये आपको दिया गया कि मार्केट प्राइस पे हम मान लेते हैं x% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 112 पे x% डिस्काउंट, यानी 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का बिकेगा। 5 से काटेंगे 5, 20 100, 4 पंचे 20, 4 28 28 28 कट गया, 5 इधर गुड़ा होगा तो 18 पंचे 90 और 3 93.5, ये 93.5 बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यानी x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 93.5, यानी 6.5%। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो गई हो, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब देखो कहा गया 93.5 जो था उस पर हमें 12% का प्रॉफिट कमाना है, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 93.5 गुणे 28/25। हमसे कहा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, हम मान लेते हैं x% के डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बस। कहा गया एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इज 42 ईयर्स, 60% of employees are male and rest are females. The ratio of average age of males to that of females is 6:5. What is the average of male employees? देखो कहा गया कि जो 42 है वो क्या है, टोटल एम्प्लॉयज़ का एवरेज है, और कहा गया 60% एम्प्लॉयज़ मेल हैं और 40% फीमेल है, यानी मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया गया, 3:2 दिया गया। ठीक है, आपसे कहा गया कि मेल और फीमेल की एवरेज आयु का अनुपात 6:5 है, यानी अगर मेल की आयु 6x है तो फीमेल की आयु 5x है। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, आप कहेंगे 6x माइनस 42 इधर हो जाएगा और 42 माइनस 5x इधर हो जाएगा, और इन दोनों का अनुपात 3:2 है। इन 2 का इधर गुणा 3 का इधर गुणा करके बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 84 माइनस 10x बराबर 18x माइनस 126, यानी 126 और 84 यानी कि 210 बराबर ये कितना हो गया 28x। 7 से काट दोगे 4 आ जाएगा, 7 से 30 हो जाएगा, 4x बराबर 30। 4x अगर 30 है तो आपसे पूछा क्या गया है, मेल एम्प्लॉयज़ का क्या पूछा गया है, एवरेज। तो आप मेल एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे देख सकते हैं 6x है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 15, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 3 से गुणा 45, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में b बराबर 90 अंश है। देखो छोटा सा त्रिभुज ABC बनाते हैं, ये B है, ये A है, ये C है, AC 29 है, BC 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 29, 841, 20 400, यानी ये 21 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया 1 माइनस साइन ए, यानी 1 माइनस 20/29 प्लस कॉस ए, यानी कि 21/29 अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29, यानी ये हो गया 1 प्लस 1/29 यानी 30/29 बटे 1 प्लस 41/29 यानी 70/29, कट गया 0 0 कट गया, यानी आपका आंसर 3/7 हो गया। कहा गया एक धन x को ABCD के बीच इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। देखो एक धन है ABCD के बीच डिवाइड किया जाता है, कहा गया A और B को जो मिला उसका अनुपात 2:3 है, B और C को जो मिला वो 8:9 है, C और D को जो मिला वो 3:4 है। कुल धन दिया गया, C का धन दिया गया, तो x की वैल्यू बताएं। अब देखो 3 के आगे खाली ज़मीन, 9 के आगे खाली ज़मीन, 3 के आगे खाली ज़मीन, यहाँ पे 8 के आगे खाली ज़मीन। 3 से कटता नज़र आ रहा है, 3 कट गया। आपको 2 से कटता नज़र आ रहा है, नहीं। अब देखो खड़ा गुणा कर लो, खड़ा गुणा 2 8 16, 24 27 और 36, यही इनका अनुपात हो जाएगा। अब आपको दिया गया C का शेयर, यानी 27 बराबर दिया गया 4347, यानी 9 3 27, 9 चौको 36, 7 9 8 72, 9 3 27, यानी
1 बराबर 161 आ गया। 1 बराबर अगर 161 है तो आप कहेंगे 16 + 24 + 27 + 36, यही तो कुल धन था। यानी कुल धन आपका कितना आ जाएगा? अरे 27 16 43 6, पहले ऐसे जोड़ दो, 16 40 67 6 73 103, यानी आपको 103 निकालना है। अगर 1 बराबर 161 तो 103 बराबर, यानी कि 16 1 के बाद 12 0 और प्लस 3 483, इसमें जोड़ दो, यानी 16 583 कुल धन हो जाएगा। ठीक है। कहा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी आर सेम, यानी ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ए को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं और बी को 54 रुपये 60 पैसे ज़्यादा में बेचते हैं ए के सेलिंग प्राइस से। ठीक है। कहा गया ओवरऑल प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस ऑन सेलिंग ए एंड बी इज 28%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि ए और बी का क्रय मूल्य बराबर है, यानी ए को अगर हम एक्स में खरीदते हैं तो बी को भी एक्स में खरीदते हैं। ठीक है। अब देखो, आपसे कहा गया कि ए को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी ए को x/5 के प्रॉफिट पे बेचा गया, और बी को कहा गया जितना इस पे प्रॉफिट लिया गया था उससे 54 रुपये 60 पैसे ज़्यादा का प्रॉफिट लिया गया, यानी x/5 + 54.6 का प्रॉफिट बी पे मिला। ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट 28% का है, यानी 2x पे 28% का प्रॉफिट, यानी कि 0.56x का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। 2x का 28% कितना हो जाएगा? 0.56x। ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट ये भी है, कुल प्रॉफिट ये भी है, तो दोनों को सॉल्व करके बराबर कर दो, यानी 0.56 को हम क्या लिख सकते हैं? 56/100, यानी कि हम लिख सकते हैं 14/25x। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो ये 2x/5 इधर जाएगा, 2x/5 इधर जाएगा, तो 10x/25 जाएगा, यानी ये लिखा हुआ 4x/25 बराबर 54.6। 4 से काटोगे, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप क्या काम करिए, पहले 25 से यहाँ गुणा कर लीजिए। 25 से गुणा करेंगे, 25 छक्के 150, 25 चौको 100 और 15 115, हासिल आई 11, 25 पंचे 125 और 11 136, एक अंक बाद 10 यानी कि 1365 हो गया 4x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 एकम 4.25, यही आपसे निकालने को कहा गया था। मेंस का तीनों दिन का पेपर देखिएगा इस बार, सीजीएल मेंस का, और बताइएगा कि अगर इससे टफ हो, तीनों दिन का किसी भी दिन का आप देख सकते हैं, एक भी प्रश्न दिला के दिखा दीजिएगा कि इससे टफ हो। इसमें एक भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सब नॉर्मल, बहुत कम ही है। टाइम एंड वर्क के जो मेंस में क्वेश्चन है ना, इस बार पूछे गए थे, भाई साहब अखंड गरीब लेवल के, और इसमें देख लो अच्छे प्रश्न, सारे अच्छे। ऐसे पेपर करवाना चाहिए, मज़ा आएगा आपको सॉल्व भी करने में, और आप तब पढ़ेंगे। और अगर हलवा पेपर आ जाता है तो देख लेना 20 में कैसे बच्चे पढ़ेंगे मेंस के लिए। ठीक है। देखना, कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट बी डी ई in 2018, 14 and 19 respectively to that consumption of tea in states A and C in 2017 and 19 respectively is। कहा गया रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ टी इन BDE यानी ये का कौन सा? 2018 में, 2014 में और 2019 में, यानी कि बी का 2018 में कहाँ पे है? 148, डी का 2014 में, 105, और ई का 2019 में यानी 187। इसका रेशियो किससे निकालना है? ए का 2017 में, ए का 2017 में कितना है? 132, और सी का 2019 में, सी का 2019 में कितना है? 198। इसी से अनुपात निकालना। ठीक है। कहा गया रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ दिस वन टू टोटल कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट्स ए एंड सी। ठीक है। अब इसी का अनुपात निकालना है, तो आप पहले सॉल्व करो। 8 5 13 7 20, 8 2 10 4 14, और ये 4 हो गया बट्टे, ये आपका हो गया 8 2 10, 9 3 12 1 13, 1 1 2 1 3, ये कट गया, ये कट गया, 11 चौको 44, 11 तियाँ 33, यानी अनुपात क्या आ गया? 4:3। अगला प्रश्न देख लो, मतलब एक भी प्रश्न में आपको आज शांति नहीं मिलेगी। कहा कि स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 2.5 टाइम्स इट्स स्पीड अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये बराबर दिया गया 2.5 गुना
बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये होती है अप स्ट्रीम स्पीड। यानी आप कह सकते हैं 1.5 B बराबर 3.5 S, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये 5 या 15, 5 सत्ते 35, यानी बोट की स्पीड अगर 7 है तो स्ट्रीम की स्पीड 3 है, इतना दिया गया। अब आपसे कहा गया इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 4 and 2/3 hours, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। यानी आपको निकालना क्या है, हम माने बोट की स्पीड अगर 7x है तो स्ट्रीम की स्पीड 3x है। यानी आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम, यानी 5x प्लस 3x यानी 7x प्लस 3x, यानी आपको 10x की वैल्यू निकालनी है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अब देखो 15 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 15 को 10x से जाएगी, इतना समय लगेगा। और 15 को अगर वापस आएगी तो 15 को 7 - 3 यानी 4x से वापस आएगी। आपका टोटल समय लगा 4 सही 2/3 यानी कि 14/3 घंटे का। अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 20x हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा 30, यहाँ पे 5 से गुणा 75, ये बराबर हो गया 14/3। यानी आपका हो गया 30 और 75 105। 105 को अगर हम 7 से काट देंगे ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी आपका 15/20, 5 या 15, 5 चौको 20, यानी आपका हो गया 3/4x बराबर 2/3, यानी आपका हो गया 9 बराबर 8x। 8x अगर 9 है तो x बराबर हो जाएगा 9/8, और x बराबर 9/8 है तो आपसे कहा गया था 10x निकालने को। यानी आपका हो जाएगा 10 × 9 90/8 यानी कि 45/4, और 45/4 कितना होता है 11 सही 1/4। तो आपके किसकी आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 11 सही 1/4। अब अगर आपको बेसिक ना पता होता तब कैसे करते, तब आपकी हालत ख़राब हो जाती। ऑप्शन से तो यहाँ पे कर नहीं सकते थे, करते मतलब कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, हालत ख़राब हो जाती। ठीक है, देखो अब अगर मान लो इसको ट्रिक से करना होता, कुछ लोग कहते हैं आप ट्रिक नहीं बताते, तो लो देख लो, ट्रिक भी देख लो। मैं बेसिक इस करवाता हूँ, आपका बेसिक क्लियर हो जाए। देखो आपको दिया गया जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अप स्ट्रीम की 2.5 गुना है। अब अगर सेम दूरी जाएंगे तो अगर स्पीड 2.5 गुना है तो टाइम जो लगेगा वो उल्टा लगेगा। यानी कि आपसे अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम टाइम और अप स्ट्रीम टाइम की बात करूँ, तो डाउन स्ट्रीम टाइम अगर 1 लगेगा तो अप स्ट्रीम टाइम 2.5 आवर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 2.5 गुना है अप स्ट्रीम स्पीड की, तो समय उल्टा लगेगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटे लगेंगे तो अप स्ट्रीम में 2.5 घंटे लगेंगे। यानी अनुपात निकालें तो 0.5 से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5। यानी कि डाउन स्ट्रीम अगर सेम दूरी जाएंगे और अप स्ट्रीम तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि 4 सही 2/3 घंटे का जो समय लगा है 15 किलोमीटर जाने और 15 किलोमीटर आने में, उसमें डाउन स्ट्रीम समय कितना है 2 आउट ऑफ 2 5 7 हिस्सा, यानी कि 2/7 हिस्सा समय लगा किसका, 4 सही 2/3 का, यानी 14/3 घंटे का। अब 2/7 हिस्सा 14/3 का कितना हो जाएगा 4/3 घंटे। यानी कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम का समय तो यह है, डाउन स्ट्रीम से 15 किलोमीटर जाने में 4/3 घंटे लगते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गई स्पीड डिस्टेंस। तो आपकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 15/4/3, 15 × 45/4, 11 सही 1/4, आपका ऐसे भी आ सकता था। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आपको समझनी चाहिए। बस बेसिक क्लियर हो गया तो ये ट्रिक्स आप खुद ही जनरेट कर लोगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके फेज़ 8 में पूछे गए थे, और आप बताइएगा कि इसका पेपर लेवल कैसा था। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बज रहे हैं 4:16 रात के, मतलब सुबह के, और वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ से भी लग रहा होगा। जा रहा हूँ चाय पीने, चाय पी के फिर एक क्लास रिकॉर्ड करनी है, वो करके फिर पढ़ाई करूँगा। सोच रहे हो मेहनत कितनी लगती है, तो आप लोग ऐसे रिस्पांस भी करना। चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइएगा, और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है जाके फॉलो करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अब कुछ लोग उधर क्वेश्चन भेजते हैं, मेरे भाई आप बताओ, क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी होती है, अपना सीजीएल का चीज़, अपने कैरियर के बारे में मुझे देखना होता है, कोई एग्जाम मेरा पड़ जाता है वो मुझे देखना होता है, यूपीएससी अलग चल रही, इतनी चीज़ें करने के बाद टेलीग्राम पे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करूँ, फिर भी जब टाइम होता है मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ, फिर भी आप लोग धमकियाँ देते हो कि भैया सॉल्व करो वरना
ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा मैनेज करो, एक दूसरे का डाउट ग्रुप में सॉल्व कर दिया करो। अगर ऐसे कोई डाउट हो जो मुझे सॉल्व ना करना पड़े तो मैं करके भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। CGL 2020 के लिए तो हम धमाका करेंगे, CHSL 2020 दोनों के लिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में रट्टा करवा दूंगा, एकदम रट्टा मार के जाएंगे आप एग्जाम देने। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।